नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जो सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी को जो है निर्धारित जो डेट है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान रखिएगा कि जो सीटेट के संबंध में जिस तरीके के क्वेश्चंस जो है ईवीएस में पूछे जाते हैं वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं अभी आपके पास जो 3 महीने का वक्त है, उन 3 महीनों में मैं जितने भी पेपर्स आपको अपलोड करूं, उन सभी पेपर्स को अच्छे तरीके से जो है सॉल्व करिएगा और उनके ज़रूर से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने होती हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से आप याद कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखते हैं और एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं खास जो है पेपर को ध्यान में रखते हुए मॉडरेट और हार्ड सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो है पेपर्स जो है प्रैक्टिस सेट भी होगा, मॉडल पेपर आधारित होगा, कुछ नए क्वेश्चंस आधारित होंगे। मैं सब कुछ आपको यहाँ पे आपको दूंगा और मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वह है 50 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो डेली जो है पेपर्स और टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, क्योंकि उनका भी जो है पेपर निकालना ज़रूरी होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट आप हमें कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में कौन सा व्यवहार जो है सीखने की अक्षमता का संकेत हो सकता है। ऐसा कौन सा व्यवहार है जो बच्चे की सीखने की अक्षमता को दर्शाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी को दर्शाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ध्यान की कमी, कम बोलना, उच्च वृद्धि और असामान्य जो है कल्पना शक्ति। तो देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है सीखने की अक्षमता। जब बच्चा ध्यान नहीं देता, चीज़ों पे ध्यान उसका केंद्रित नहीं रहता, तब वो सीखने की उसकी जो है कमी होती है, ठीक है। इसलिए आंसर होगा यहाँ पे ए। जो भी जिन लोगों ने भी ए आंसर जो है गेस किया था वो सभी सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र बार बार ये पूछता है कि पेड़ बोलते क्यों नहीं है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। अब देखिए, पेड़ बोलते नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन कौन कर सकता है। बहुत ही ऐसा बच्चा जो जिज्ञासावादी होगा, है ना, जो हर चीज़ जानने की इच्छा रखता होगा, है ना। जो बच्चा मूर्त जो है लेवल में हो, पियाजे की अगर बात करें, तो यहाँ पे ऐसा बच्चा जो है चुप करा देना चाहिए, या फिर उसका मूर्खतापूर्ण जो है प्रश्न है ये कह देना चाहिए, क्या पागलपंती वाले क्वेश्चन पूछता है इस तरह, या फिर उसकी कल्पना की सराहना करनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ये क्यों नहीं बोलते, ये भी बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं। इस तरीके से कुछ जो है आप उनके साथ डील कर सकते हैं साइंटिफिकली, कि नहीं वो भी बोलते हैं, हवाएं पत्तों के माध्यम से बोलते हैं, क्योंकि पेड़ भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे हम जिंदा है वैसे पेड़ भी जिंदा है। पेड़, फिर बच्चा पूछेगा पेड़ क्या खाता है, पापा या चाचा जो भी होगा, तो आप बताएंगे कि पेड़ जो है पानी पीता है ना, उस और मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं उनको खाता है, हम खाद ऊपर से डालते हैं, गोबर की खाद। ये इस तरीके के कुछ जो है आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में हैंड्स ऑन एक्टिविटी का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब अपने हाथों से एक्टिविटी करना है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी लिख दिया है यहाँ पे। कई बार इसका जो शब्द होता है वो रचनात्मक कार्य के रूप में भी जाना जाता है ना। उस कई बार जो है इस तरीके के कुछ जो है शब्दावलियाँ यूज होती है, जैसे अनुभव आधारित जो है शब्दावलियाँ भी, अनुभवात्मक जो है इस शब्द का भी प्रयोग जो है एग्जाम के जो है क्वेश्चंस में किया जाता है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम ज्ञान रटाने के लिए नहीं करते, या फिर सैद्धांतिक जो है समझ के लिए नहीं करते, बल्कि अनुभव आधारित अधिगम के लिए करते हैं। आंसर हो गया यहाँ पे सी, यहाँ पे सही होगा, क्योंकि रचनात्मक कार्य का मतलब होता है यहाँ पे बच्चा जो है ऐसे कार्य करता है जो जिसमें जो है वो खुद इन्वॉल्व हो, ठीक है। अनुभव आधारित, अनुभव से सीखना। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी जब वो अपने हाथों से एक्टिविटी करेगा तो वो अनुभव आधारित हो जाएगा ना, अनुभव से सीखेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ का आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन की रूपरेखा उन बच्चों का पहचान करते हैं जो डॉट डॉट डॉट। एक क्वेश्चन आपको अपसारी चिंतन या अभिसारी जो है प्रश्न पे देखने को मिलेगी। तो अपसारी जो चिंतन होता है इसका मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया
कि ऐसा प्रश्न पूछना जिसमें बहुत ज़्यादा जो है सोचना पड़े और बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसा प्रश्न जिसके कई उत्तर दिए जा सके, है ना। तो ये बच्चा जो है होगा यहाँ पे रचनात्मक वाला। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा। अपसारी प्रश्न का मतलब होता है एक ऐसा प्रश्न जिसके कई उत्तर दिए जा सके, है ना, कई उत्तर दिए जा सके, और वो प्रश्न का अगर बच्चा कई उत्तर दे पा रहा है तो वो अपसारी सोच वाला है, वो अपसारी चिंतन वाला बच्चा होगा। तो यहाँ पे अगर इस तरीके के प्रश्न का वो इस तरीके से उत्तर दे रहा है, कई उत्तर दे रहा है, तो वो रचनात्मक बच्चा है, मतलब वो सोच आधारित बच्चा है, थिंकिंग उसकी अच्छी है, ज़बरदस्त है, तर्क करने वाला बच्चा है ना। तो ये सारे कुछ जो है चीज़ें होती हैं। ठीक है, रचनात्मक शब्द याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे सीटेट में इस शब्द को जो है आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, और जहाँ पे बच्चे के संबंध में बात करें तो हमें इसी शब्द का जो है आंसर ढूंढना है, इसी शब्द से रिलेटेड आंसर ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, और ये क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि टाइगर की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, और उस संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से इस टाइगर जो है प्रोजेक्ट की शुरू की गई थी, और इसको आधार बना के बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स खोले गए थे। टाइगर रिजर्व्स में जो है टाइगर्स का जो है शिकार जो है रोका गया था, और वहाँ पे जो है नो मैंस जो है लैंड बनाया गया था, मतलब टाइगर के एरिया में कोई आदमी नहीं जा सकता, ना ही किसी तरीके का पशुपालन होगा, ना ही किसी तरीके चारा गाह होगा, इस तरीके से सारी चीज़ें कराई गई थी। आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टोटल जो है टाइगर रिजर्व्स कितने हैं? तो टोटल टाइगर रिजर्व्स की संख्या है 58, और जो 58वां है वो मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क है, आई गेस, हाँ, माधव नेशनल पार्क है, ये बात याद रखिएगा। और टोटल अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 785 जो है बताई जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो टोटल जो है टाइगर्स हैं वो हैं 3000 जो है 682, है ना, ये जो है डेटा हमको देखने को मिलता है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 75% जो है टाइगर भारत में ही देखने को मिलते हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे पूछेंगे कि भारत में टोटल जो है पूरे विश्व में जो है भारत में ही केवल जो है 60% जो है 50% जो है टाइगरों की संख्या देखने को मिलती। तो ये तथ्य तुरंत आपको काट देना है। आपसे पूछेगा, है ना, पॉइंट 1 पॉइंट 2 के तहत, है ना, इस तरीके से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपको कर्नाटक में देखने को मिलते हैं, तो आंसर आपको तुरंत काट देना चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए जो है प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक से उनके नाम लिखने। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार के प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा रहा है? तो देखिए, एक टीचर जो है बच्चों से कहा होगा कि भाई जब घर से जब स्कूल आना तो आपके आसपास कौन से जो है जानवर देखने को मिलते हैं। तो कुछ बच्चे बच्चे कहेंगे कुत्ता, मतलब डॉग का नाम लेंगे, है ना, कुछ कहेंगे कैट, तो कुछ कहेंगे काऊ, है ना, कुछ कहेंगे बफेलो, तो कुछ कहेंगे हॉर्स। इस तरीके से बहुत सारे गोट हो सकता है ना, इस तरीके से कुछ हो सकते हैं। तो इसको जो है कहना जो होता है ये अवलोकन करना होता है, और रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसको नोटबुक में लिखने की भी बात कही गई। तो अवलोकन मतलब होता है अपने आसपास चीज़ों को देखना, और फिर जो है उस पर ध्यान बनाए रखना। भाई, अवलोकन मतलब आसपास देख करके सीखना। तो यहाँ पे आसपास से चीज़ें वो बच्चा सीख रहा है, जानवर और उनके छोटे बच्चों के संबंध में जो है वो चीज़ें सीख पा रहा है। ठीक है, तो अवलोकन शब्द जो है याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में टीचर बच्चों से एक ऐसे प्रश्न पूछता है जिनके उत्तर केवल हाँ या नहीं में है दिए जा सकते हैं। जैसे, क्या पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं? तो बच्चा कहेगा हाँ, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो शिक्षण विधि है ये किस तरीके का उदाहरण मानी जाती है? तो अगर आप सिर्फ केवल हाँ और नहीं में उत्तर दे रहा है तो ये एक तो प्रत्यक्ष विधि है, या फिर शिक्षक जो है केंद्रित शिक्षण विधि है,
है ना। और दूसरी इसमें याद रखना, ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इस तरीके से हाँ या ना में उत्तर देना होता है ना। तो मैंने आपसे कहा था ना, प्रश्न के कई उत्तर दिए जाए तो क्या प्रश्न, उसका क्या मतलब होता है, वो अपसारी प्रश्न होंगे। और इस तरीके की अगर बात की जाए तो ये प्रश्न होता है अभिसारी प्रश्न होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये जो प्रश्न है अभिसारी है, और ये एक शिक्षण की अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये जो है टीचर जो है केंद्रित जो है शिक्षण विधि होती है ज़्यादातर। इसमें बच्चे की जो है थिंकिंग जो है क्षमता का विकास नहीं होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अब उससे पूछा गया कि क्या पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो बस उसको हाँ या ना में देना होता है, तो वो बच्चा एक उत्तर दे देता है हाँ, कुछ बच्चा ना कह देगा। अब आपने उसके आगे बोला ही नहीं, अगर आप उससे बोलेंगे कि आपने हाँ क्यों बोला है, तब वो सोचेगा, बात वहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रचनात्मक शिक्षण विधि में जब तब होता जब आप कहते हैं कि पौधे क्या पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसको समझाइए। तो ये प्रश्न जो होता है ये एक रचनात्मक प्रश्न हो गया, अपसारी प्रश्न हो गया, ठीक है। स्थानीय परिवेश को शिक्षण में शामिल करने के क्या लाभ होता है। तो देखिए, स्थानीय परिवेश की अगर हम बात करें तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको अगर हम पढ़ाई में शामिल कर दें तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों को लाभ होता है अनुभव। जो आसपास की चीज़ों से भी बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे अपने अनुभव से सीखने लगते हैं, ठीक है। आंसर हो गया यहाँ पे कठिन और उबाऊ, और इस तरीके से बहुत ही आसान था, लेकिन ध्यान है सीटेट में क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको खूब मिलेंगे। उनके ऑप्शंस थोड़े बड़ा बड़े कर दिए जाते हैं, या फिर क्वेश्चन का स्वरूप थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो बदलता नहीं है। वो आपसे कहीं ना कहीं इतना ज़रूर पूछेगा कि स्थानीय परिवेश का शिक्षण में क्या लाभ है ना। घुमा फिरा के एक टीचर जो है अपने बच्चों को जो है भ्रमण लेके जाती है, तो उस भ्रमण का जो है हमारे बच्चों के जीवन में क्या लाभ हो सकता है। तो बच्चे जो है भ्रमण के माध्यम से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, है ना, अन्वेषण से सीखते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में टीचर जो है बच्चों को हमारे आसपास के पौधों की सूची बनाने का कार्य जो है समूहों में देता है, कार्य समूह ग्रुप्स में दे रहा है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो भाई जब आसपास के पौधों की सूची रहेगा और समूह में करेगा, तो एक तो बच्चों के अंदर सहयोग की भावना होगी। क्या होगी, बच्चों के अंदर सहयोग की भावना होगी, जिम्मेदारी होगी, एक दूसरे के प्रति जो है जिम्मेदार होंगे, भाई तू इतना काम कर ले, मैं इतना काम कर लेता हूँ। और फिर इस संदर्भ में एक जो है पूरा जो है हम तैयार करके लाएंगे एक पूरा प्रेजेंटेशन। सहभागिता की भावना होती है। तो इस तरीके से आंसर हम सी यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। बगुला जो है भैंस पर बैठता है क्योंकि, तो ये जो संबंध है ये किस चीज़ का संबंध है, तो ये संबंध है सहजीवी का। सहजीवी का संबंध में क्या होता है कि जब बगुला जो है भैंस की पीठ पर बैठता है, तो भैंस की पीठ में जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जो है कीले जिसे कहते हैं, उनको खाता है। उससे जो है बगुले का एक तो पेट भरता है, और जो भैंस को जो है इससे ये राहत होती है कि वो कीले जो है खून चूसती हैं और खुजली होती है उससे, तो उससे जो है फायदा मिलती है। तो सहजीवी संबंध में जो है यहाँ पे दोनों जो है जीवों को लाभ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम परजीवी की बात करें तो परजीवी संबंध में जो है दोनों को लाभ नहीं होता, इसमें एक को लाभ होता है तो एक को हानि होती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके सहजीवी और परजीवी का अंतर होता है। ईवीएस विषय की पढ़ाई में कौन से दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। तो अगर हम ईवीएस की बात करें, पर्यावरण अध्ययन की बात करें, तो भैया अगर पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं तो अनुभव आधारित होनी चाहिए और ये खोज आधारित होना चाहिए। ये बहुत ही, ये शब्दावलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जितने भी जो है पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, इन शब्दावलियों का मतलब याद रखिएगा। अनुभव जन्य मतलब अनुभव आधारित, बच्चा अनुभव से सीखेगा। खोज परक मतलब खोज क्रियाओं के द्वारा। आप खोज कैसे करेगा भाई, तो भैया इस जो है पार्क में लेके जाओगे, आप कहीं चिड़ियाघर लेके जाओगे, नदी के किनारे लेके जाओगे, घाट में लेके जाओगे, है ना, इस तरीके से चीज़ें। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उन सभी चीज़ें एक्टिविटीज़ को वो अनुभव करता है और फिर इन चीज़ों से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। ये सभी बातें आपको याद रखनी होंगी। जो भी व्यक्ति पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है, मैं आप लोगों से सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि इन सभी चीज़ों को आप याद रखना, ठीक है।
सौर परिवार के 8 ग्रहों में से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। मतलब जो 6 ग्रह हैं, जो ग्रहों का जो घूमने का क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। लेकिन ऐसे 2 ग्रह और हैं जो घूर्णन जो है पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ऐसे ग्रह कौन से? तो देखिए, ग्रह जो घूमते हैं 8 ग्रह हैं। पहले अक्सर आपने 9 ग्रह सुने होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 ग्रह हैं क्योंकि 9वां जो ग्रह बताया गया है जिसे ग्रह की श्रेणी में हटा दिया गया है वो है बुध। अब बुध एक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, पहली बात, इसलिए 9 ग्रह नहीं हो सकते, 8 ग्रह होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सभी जो ग्रह होते हैं, जैसे हम बात करें पृथ्वी की, मंगल की, ये सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, तो ये है शुक्र और यूरेनस, है ना। शुक्र और यूरेनस, यूरेनस को हम अरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं, नेपच्यून को हम वरुण ग्रह कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। और ये लास्ट के आखिरी के जो है 2 ग्रह माने जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। भारत में कौन से जो है क्षेत्र की जो है बकरी से पश्मीना जो है ऊन मिलती है? तो आप तो पहली बात ये याद रखना है कि ये 13वें का जो आंसर है ये जो है पश्मीना ऊन जो है ऑप्शन ए है, लद्दाख। तो ये ऊन जो है 5000 मीटर ऊंचाई पर जो पाई जाने वाली जो बकरी है या भेड़ है ना, ये वहाँ पर पाई जाती है, लद्दाख के क्षेत्र में है। ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और ये जो जनजाति है ये चांग पोंग जो है जनजाति के लोग जो है इस प्रकार की जो है बकरियों को पालते हैं। और ये इनका जो है दृष्टिकोण अगर हम बात करें तो ये जो लद्दाख में ये लोग जो है बकरियों का पालन करते हैं और उसी से जो है मीट और ऊन, है ना, इस तरीके की चीज़ों का, दूध और उससे बने हुए जो है प्रोडक्ट्स का जो है बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि वहाँ पे लद्दाख में तो खेती तो होगी नहीं, है ना, तो खेती नहीं होगा तो फिर जीवन यापन करने के लिए इन्हीं पर जो है वो निर्भर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्न में से जो है अध्ययन करना है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने हालांकि पहले भी एक टॉपिक अपलोड कर रखा है बर्ड से रिलेटेड, बिल्कुल परफेक्टली बहुत बढ़िया वीडियो है, जो कि आपको किसी भी इंटरनेट में इतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे जितने वैरायटी के टाइप से क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। अगर आपने उन सभी क्वेश्चंस को कर लिया, देख लिया, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप एक बार देखिए और उसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फिर जो है दूसरे अन्य जो है, अगर आप चाहें तो दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं, दूसरे चैनल के वीडियोस को भी देख सकते हैं और उससे कंपेयर कर पाएंगे कि आपको जो है कौन सा जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है कौवा के संबंध में। कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जो है अपना घोंसला बनाता है। इस पॉइंट को आपने याद करे रहना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौवा पेड़ की सबसे नीची डाल में। अब कुछ लोगों को नहीं पता है तो तुरंत हाँ ना यस नो में जवाब दे देते हैं और इस तरीके से उनका क्वेश्चन गलत होता है। तो कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करता है, लकड़ी की शाखाओं का यूज़ करता है, लोहे के तार भी। और एक ऐसा चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो एक ऐसा पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती और वो कौवे के घोंसले पर ही अंडे दे देती है। लेकिन बेचारा कौवा जो है अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता रहता है। तो ये चालाक पक्षी जो नाम है ये है कोयल। ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेपेंथिस जो है, नेपेंथिस पौधा एक जो है, इसे हम हिंदी में अगर हम बात करें तो घटपर्णी पौधा कहते हैं। ये मेढक, कीड़, कीट मकोड़े, छोटे चूहे जैसे जो है छोटे जीवों को अपने जो है अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो ये घटपर्णी जो पौधा है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये वहाँ पाया जाता है जहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ की मिट्टी में जो नाइट्रोजन की जो है कमी होती है उनकी मिट्टी में, तो उसी कमी को पूरी करने के लिए इस तरीके के जो है पौधे डेवलप हो जाते हैं। तो मेघालय में जो है ये आपको सामान्य रूप से देखने को मिल जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? तो विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए या पुस्तक परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए
या फिर हमें एक टीचर के तौर पे अगर हम बात करें तो बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उनके दृष्टिकोण का सम्मान देना और उनकी भाषा का सम्मान देना, है ना, उसके भाषा का महत्व देना, उसकी मातृभाषा में उसको बोलने का अवसर देना, ये सभी एक टीचर की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है शिक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें। तो ये बात केवल क्वेश्चन पर्यावरण में नहीं आई, ये हिंदी में क्वेश्चन भी फिट होता है, ये ईवीएस में भी पूछा जाता है, ये मैथ में भी पूछा जाएगा, ये हर जगह ये क्वेश्चन फिट होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि केवल ईवीएस के संदर्भ में ही टीचर के थॉट ऐसे होने चाहिए, ये सभी चीज़ों में होने चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल टाइप का जो है क्वेश्चन होता है। कहानी आधारित तो जो है शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक टीचर जो है क्लास में बच्चों को कहानी जो है सुनाती है और वो कहानियाँ जो है सुना करके बच्चों में किस तरीके की अवधारणाओं को जब डेवलप करने का प्रयास कर रही है। तो भैया एक कहानी से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे बच्चों की जो अवधारणाएं होती हैं वो मजबूत होती हैं। कहानी से लाभ ये होता है कि बच्चों की जो थिंकिंग पावर होती है वो बढ़ती है। ठीक है, बच्चे जो है कहानी के संदर्भ में अब सारी चिंतन करने लग जाते हैं, मूर्त रूप से सोचना शुरू करते हैं और अमूर्त जो है चिंतन करने लगते हैं धीरे धीरे, है ना। ये सारी चीज़ें जो है कहानी डेवलपमेंट कहानी सुनाने से बच्चों को जो है कुछ ये इस तरीके के जो है फ़ायदे होते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे की सोच गहरी होगी, जितना ज़्यादा वो सोचेगा, जितना ज़्यादा उसकी थिंकिंग पावर होगी, है ना, आप सारी सोचेगा तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण धीरे धीरे उसके अंदर झलकने लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाथियों के संदर्भ में। ये क्वेश्चन बहुत ही खास भी है क्योंकि ये पशुओं से रिलेटेड, पक्षी से रिलेटेड, है ना, जानवर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट में 100%। तो देखिए हाथियों के बारे में हम बात करें तो हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके संदर्भ में हमें सत्य जो है कथन को चुनना है। हाथी जो है अधिक आराम नहीं करते, वे केवल जो है दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। तो 18वें का देखिए ये क्या कथन सही है, तो बिल्कुल हाँ ये सही है। हाथी की जो है आराम करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे की होती है। तो यहाँ पे ये कथन सही दिया गया है। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को जो है ठंडा रखता है, ये बात भी सही है क्योंकि सांवला रंग होता है, सांवला क्या काला ही रंग होता है यार, है ना, तो इसकी वजह से उसको ठंडक की ज़रूरत पड़ जाती है। हाथी जो है झुंड में आपको देखने को मिलेंगे, अक्सर आपने देखा भी होगा टीवी इंटरनेट में सब जगह। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे है, जो मादा हाथी होता है वो यहाँ की मुखिया होती है। मादा हाथी जो है इस जो है पूरे जो है ग्रुप्स की मुखिया होती है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो सभी पॉइंट्स यहाँ पे सही हैं। ठीक है, एनिमल्स का एक वीडियो है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अभी कुछ दिनों में वो सभी वीडियोस करा दूंगा। ठीक है, टीचर ने जो है जल संरक्षण विषय पर बच्चों को अलग अलग भूमिका निभाने को कहा, जैसे किसान, नगर निगम के अधिकारी, इस गतिविधि का मूल उद्देश्य। तो जल संरक्षण पढ़ा रहा होगा टीचर, तो उसने कहा होगा कि आप एक किसान का रोल अदा करिए, एक ने कहा होगा जल नगर निगम अधिकारी का रोल अदा करिए। तो इस तरीके से कुछ जो है उन्होंने कैरेक्टर्स दिए होंगे। तो इससे क्या होगा, तो किसान का जब रोल अदा करेगा तो किसान के लिए महत्वपूर्ण है पानी। तो पानी महत्वपूर्ण है तो वो जल संरक्षण के रूप में वो उन चीज़ों से, उन टॉपिक से, उन जो है विषय से अनुभवात्मक रूप से और थोड़ा सा इमोशनली रूप से, नैतिक रूप से जुड़ पाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया, अगर बात करें अनुभवात्मक रूप से समझना, आंसर हो गया ऑप्शन बी। कहानी को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो कहानी मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो कहानी को प्रभावी अगर बनाना है, आप बच्चों को अगर कहानी सुनाना चाहते हैं तो पहली बात तो कहानी वो जो है स्पष्ट उच्चारण उनको देखने को मिलेगा और अनुभव अभिनय आधारित जो है कहानी होना चाहिए। आप बच्चों के सामने अभिनय एक्टिंग कर करके जो है सुनाइए। अक्सर आपने जो प्री स्कूल में आपने देखा होगा, जो राइम्स पढ़ाए जाते हैं वो राइम्स जो होती है वो राइम इसीलिए पढ़ाई जाती है, जो गीत संगीत होता है वो जो है बाकायदा जो है जो है प्ले वे करके जो है खिला सिखाया जाता है, ताकि बच्चे उन जब सभी चीज़ों से जुड़ पाएँ, उन कहानियों से जुड़ पाएँ और उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। बच्चों को कहानी के अंत के बारे में सोचने को कहने से जो है कौन सा विकास जो है डेवलप होता है, कौशल डेवलप होता है। तो मैंने कहा कहानी के अंत के बारे में, मतलब टीचर क्या कर रहा है कि कहानी तो सुना रहा है लेकिन उसका अंत नहीं बता रहा है। कहानी सुनाने के आखिर में वो कहानी का जो है
एक पॉइंट पे छोड़ देता है, फिर बच्चों से पूछता है कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके आगे क्या होना चाहिए, क्या जो है हीरो ने ट्रेन पकड़ ली, क्या हीरो की ट्रेन छूट जाएगी, क्या जो है छोटा भीम जो है ट्रेन में बैठेगा, क्या छोटा भीम बस में बैठेगा, क्या छोटा भीम बीच में उतर जाएगा। इस तरीके से कुछ मतलब कुछ भी मैं एक उदाहरण देता हूँ। तो इससे क्या होगा, बच्चे की जो है सोच का जो है खुलती है, उससे सोच डेवलप होती है, और अब सारी सोच का मतलब होता है वो कई उत्तर जो है उसके खोजने का प्रयास करेगा। रचनात्मकता का विकास तो होगा ही होगा। आंतरिक प्रेरणा से कोई लेना देना नहीं, रटने की शक्ति से नहीं, विश्लेषण करने से कोई लेना देना नहीं। आंसर हो गया यहाँ पे डी। रेगिस्तानी ओक पेड़ पौधे के विषय में एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से अगर हम देखें तो पेड़ पौधे के संबंध में आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने वो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लिंक हर वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करिए कि डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो अगर उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। रेगिस्तानी ओक के विषय में अगर हम बात करें तो ये 22 का आंसर यहाँ पे ढूंढना है। तो ये वृक्ष जो है लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। तो अगर हम रेगिस्तानी ओक की बात करें तो कमरे की कक्षा की दीवार तक ऊंचाई तक उगता है, मतलब 10 फुट तक 20 फुट तक, इस तरीके से बताया गया है। तो बिल्कुल सही है। ये वृक्ष जो है आबू धाबी में पाया जाता है, तो आबू धाबी में ये वृक्ष नहीं पाया जाता, जबकि रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ये वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है और स्थानीय लोग जब आवश्यकता होती है तो पाइप डाल करके इसको पीते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी जो ओक वाला वृक्ष है इसके तनों में जो है आपको पानी देखने को मिलेगा। अगर आप तना काटेंगे तो जो है पानी यहाँ से निकलेगा, तो आप उसको पानी का प्रयोग कर सकते हैं पीने की दृष्टि से। इस वृक्ष की जो है जड़ें, वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी जो है गहराई तक, मतलब अगर 10 फुट या 15 फुट पेड़ है उसकी ऊंचाई, तो 15 तिया 45 फुट तक तो वो उसकी जड़ें हो आपको देखने को मिलेंगी ज़मीन तक। क्योंकि जो है क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो पानी की तलाश में वो जड़ जो है और नीचे और नीचे और नीचे तक जाती रहती है। ठीक है, वृक्ष की अधिक शाखाएं होती है। इस तरीके से यहाँ पे आंसर हम अगर बात करें तो बी और जो है डी यहाँ पे बी और ई गलत है, बाकी यहाँ पे सही है। ए सी डी यहाँ पे सही आंसर होगा 22 का जो है ए। कीटभक्षी पादप जिसे हमने घटपर्णी पौधा कहा था, घटपर्णी, ठीक है, या फिर नेपेंथिस पौधा, नेपेंथिस पौधा, ये दो पौधे होते हैं। ये अधिक बारिश वाली जगह पे होते हैं जहाँ पे जो है रेन जो है बारिश जो है ज़्यादा होती है, और इन जो है इनकी मिट्टियों में जो है नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है, इसलिए ये जो है छोटे कीड़ों को खाते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। भारत में अगर बात करें तो मेघालय में आपको इस तरीके के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। बाज, गिद्ध, चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से देख लेते हैं, ऐसा क्यों? जितने भी शिकारी जानवर है, इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है अगर इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, जितने भी शिकारी पक्षी हैं आंखों में होती हैं शंकु कोशिकाएं। एक मनुष्य में जो शंकु कोशिकाओं की अगर संख्या की बात करें तो मान लीजिए 30,000 है, ठीक है। लेकिन एक जो है शिकारी जो है जानवर होते हैं उनमें शंकु कोशिकाओं की संख्या होती है 2.5 लाख, 2.5 लाख, इससे भी ज़्यादा ही होगी, है ना। तो इस तरीके की उनमें जो है आपको जो है शंकु कोशिकाओं की संख्या देखने को मिलेगी। इसकी वजह से वो जो है अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे जो है मनुष्य से 4 गुना जो है ज़्यादा दूरी तक वो देख पाते हैं और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उनको जो है दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष की जो है कमी देखने को नहीं मिलती है, ऐसा उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शंकु कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। निम्न में से कौन सा जो है स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो देखिए, अगर हड्डियों को स्वस्थ रखना है तो आपको एक तो कैल्शियम की ज़रूरत होगी, कैल्शियम युक्त आहार खाइए, और विटामिन डी जो कि सूर्य का जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो सूरज का प्रकाश और विटामिन जो है कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी से अक्सर जो है शरीर में जोड़ों में आपको देखने को दर्द देखने को मिलेगा। जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों के जॉइंट्स आपको दर्द करेंगे, हर जॉइंट्स दर्द करेंगे, और इसलिए जो है इसका जो है कुछ टैबलेट्स होती हैं
वो आपको देखने में ज़्यादा टैबलेट विटामिन डी की खाने से पथरी भी हो जाती है सामान्य रूप से। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को, ये तो एक घरेलू बातें थी, खैर, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो है प्रयुक्त भाषाएं किस प्रकार होनी चाहिए, तो ये जो भाषा होनी चाहिए, ये किसी भी, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन की बात हो, या चाहे हिंदी भाषा की बात हो, या चाहे चाइल्ड पेडागोजी की बात हो, वहाँ पे जो है परिभाषाओं पर जोर देने वाली बात नहीं होनी चाहिए, औपचारिक जो है तक की बात नहीं होनी चाहिए, तकनीक भाषा की इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बच्चों की समझ नहीं आएगी ये, या फिर रूखी होनी चाहिए, या इस तरीके कठिन होनी चाहिए, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे गलत हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ये बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, मतलब बच्चों की मातृभाषा से संबंधित होनी चाहिए, है ना, ये सभी चीज़ें, और सरल भाषा होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो समझ सकें। अब आ जाते हैं खेजड़ी वृक्ष। वहां पे हमने देखा था कि रेगिस्तानी ओक के संबंध में वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो, तो खेजड़ी वृक्ष का जो है संबंध में हमें चयन चुनना है। तो देखिए, ये वृक्ष जो है मरुस्थल में उगता है, ये बिल्कुल सही है। ये ज़्यादा जो है जल के बिना बढ़ता है, ये ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। सत हाँ, ये ज़्यादा बिना जल के, क्योंकि मरुस्थलीय लैंग्वेज थोड़ी सी वो थी ना। तो देखिए, एक तो ए पॉइंट सही है, बी पॉइंट सही है, क्योंकि मरुस्थल में होगा तो वहाँ पानी नहीं होगा, तो बिना पानी वाले क्षेत्रों में ये खिजड़ी वृक्ष पाया जाता है। एक छायादार वृक्ष है, बच्चे इसकी छाया में खेलना भी पसंद करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनके तनों में जल जमा होता है, लोग पीने का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जगह अगर लिखा होता कि ये पेड़ जो है औषधीय गुण और इसकी जो है फलियों का इस्तेमाल जो है भोजन के रूप में किया जाता है, तो हम इसको सही मानते हैं। इस तरीके से ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। खेजड़ी वृक्ष कहाँ देखने को मिलता है भारत में, तो ये राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान राज्य से संबंधित है ना। और ये बहुत ही जो है अगर हम पुराने समय में जाएं, तो बहुत साल, बहुत वर्षों पहले जो है यहाँ के जो राजा थे अजमेर के, उन्होंने जो है खेजड़ी वृक्ष को काटने का आदेश दिया था अपनी जो है सेना को। तो उससे जो है बचाने के लिए कि खेजड़ी वृक्ष ना काटे जाएं, उससे बचाने के लिए एक गांव का गांव जो है करीब 350 लोगों ने इस खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए जो है बलिदान दिया था। इसमें जो प्रमुख नाम आता है, विश्नोई समाज की जो एक महिला थी, अमृता विश्नोई शायद, आई गेस नाम था उनका, अमृता देवी। उन्होंने अपना बलिदान दिया था, उन्होंने दिया था, उसके साथ साथ उनकी दो दो बेटियां थी, उन्होंने भी जो है पेड़ से, खिजड़ी वृक्ष से चिपक करके अपनी जान दे दी थी। ठीक है, फिर बाद में राजा को चाहिए था एक्चुअली लकड़ी, और वो अपना किला बना रहा था, तो किला के निर्माण के लिए जो है, अब रेगिस्तान में जो है लकड़ी कहाँ से मिलेगी, तो खिजड़ी वृक्ष जो है एक वृक्षनुमा पेड़ है, तो इसलिए इसको काटने का आदेश दिया था। तो उनके बलिदान को ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वनस्पति के संदर्भ में हमें जो है विचार जो है करें और सही विकल्प का चुनना है। तो देखिए, घास जो स्थल होते हैं वो वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, और कांटेदार झाड़ियाँ जो है शुष्क क्षेत्रों में। ये बिल्कुल बात सही है, जहाँ घास होंगे, घास के मैदान होंगे, वहाँ वर्षा की मात्रा आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और कांटेदार जहाँ पेड़ होंगे वहाँ पे आपको पानी की कमी देखने को मिलेंगी, शुष्क हवाएं होंगी, गर्म हवाएं ज़्यादा चलती होंगी, है ना, और हवा में भी जो है नमी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए, बिल्कुल सही है। वनस्पतियाँ जो होती हैं, जो पेड़ होते हैं, वो उनकी वृद्धि जो है तापमान और नमी, है ना, उस पर निर्भर करती है, तो बिल्कुल यहाँ पे बात सही है। किसी भी जो है जगह की जो वनस्पतियाँ होती हैं, जीव जंतुओं की जो है संख्या होती है, ये सभी तापमान, वर्षा, नमी, इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक जो है वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन जो है मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण। तो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन जलवायु के, ये भी यहाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ तीनों पॉइंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। बहुत ही सामान्य सा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं अगले पेपर में, नेक्स्ट पेपर जो भी मैं कराऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ही कराऊंगा वैसे ही मैं उस क्वेश्चन को पुनः जो है आपको दूंगा, दोबारा दूंगा, और उससे रिलेटेड, और अगर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करा तो 2-3 और क्वेश्चन उससे रिलेटेड बना करके मैं आपको दूंगा। तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। आप बस कमेंट करिएगा अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, कोई बच्चा यह पूछता है कि ये हम सूर्य को बिना आंख बंद किए क्यों नहीं देख पाते, तो इसका ये अधिगम कौशल क्या दर्शाता है, तो ये उसके जिज्ञासा को दर्शाता है, अवलोकन को दर्शाता है ना। यहाँ बच्चा जो है कारण जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
प्रयोगात्मक जो पद्धति का मुख्य जो है उद्देश्य क्या होता है, तो प्रयोगात्मक पद्धति का जो प्रयोग होता है ये बच्चे के अंदर जो है वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण डेवलप करना चाहता है। इस तरीके के जो पद्धतियाँ होती हैं अगर क्लास में इस्तेमाल होती है तो बच्चे जो है वैज्ञानिक सोच के डेवलप होते हैं, वैज्ञानिक चिंतन करते हैं, अपसारी सोच वाले होते हैं, है ना, अनुभव आधारित कार्य को सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जो है पॉजिटिवली जो आंसर देंगे, रटना, केंद्र याद करना, ये सब हटा देंगे। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आज का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का जो है वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, 50 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झटपट से चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। डेली मैं आपको इसी चैनल में आपको डेली सीटेट से संबंध में आपको वीडियोस देता रहूँगा। इसी प्रकार से डेली आपको मिलेगा एक कंप्लीट जो है फ्री वीडियो है। आप ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के, इससे भी हार्ड क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। मैं आपको पूरे 3 महीने आपके साथ रहूँगा और 3 महीने में मैं आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। कोई भी बैच आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज का जो है पेपर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।